डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में नई एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की अब क्लास 12th की एनसीईआरटी शुरू होगी जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के बाद कि विश्व राजनीति किस तरीके से हुई थी। ठीक है, उसके समाप्ति के बाद विश्व राजनीति की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और किस तरीके से यूएसए और सोवियत संघ का जब शीत युद्ध हुआ था और उसके बाद शीत युद्ध में को ख़त्म करने के साथ साथ क्या संकट आए थे विश्व में और उस तरीके की चीज़ें किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ा था भारत पर और अन्य देश पर किस तरीके से इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें किस तरीके से इसने जो दोनों राष्ट्रों के समूह थे उन पर दबदबे को चुनौती दी थी। इसके साथ साथ गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने किस तरीके से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी और इसके प्रयास की क्या क्या किया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या साधन बनाया था और किस प्रकार से इन चीज़ों को अपने ऊपर इफेक्ट डाला था। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, ये जो चैप्टर है, अब जो ये बुक आएगी ना, इसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है या जिस तरीके से उस समय चीज़ें पड़ी थी या शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध के समय किस समय विश्व में और स्थितियाँ थी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस पूरी बुक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या था, क्या प्रभाव पड़ा है इन चीज़ों का, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर्स हैं ये आप देखेंगे कि जब पॉलिटिकल साइंस के प्री के पेपर में तो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। देखिए, मैं आपको सही बताऊं तो जब आप आईआर पढ़ेंगे उसके हिसाब से आईआर की हिस्ट्री जानने के लिए, देखिए जब आईआर पढ़ते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप जब किसी देश के अपने संबंधों के इतिहास के बारे में जानेंगे तब उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप करंट से इसको रिलेट करेंगे। और जब हम उसमें आते हैं, मेंस के पेपर में आते हैं, देखिए मेंस में आईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे इतिहास के बारे में अच्छी सी जानकारी नहीं ले लेंगे, ठीक है, कि हमारे यूएसए के साथ पहले क्या संबंध थे या रशिया के साथ किस प्रकार के संबंध थे और या शीत युद्ध के बाद स्वतंत्रता, भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी थी उसके बाद भारत की राजनीति में किस प्रकार से विश्व राजनीति में उसने अपना वर्चस्व बनाया या किस तरीके से उसने क्या दर्शाया था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जीएस के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्सपेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने आज के प्रश्न को। आज हमारा प्रश्न है कि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एशिया को क्या कहा गया है? दक्षिणी पूर्वी एशिया संगठन, केंद्रीय संधि संगठन या अंटार्कटिक संधि संगठन, और चौथा है एक या दो, दोनों। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और जानते हैं कि शीत युद्ध क्या है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध का जो लिटरल मीनिंग वर्ड है वो क्या है। देखिए, शीत युद्ध का अभिप्राय होता है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि युद्ध होगा लेकिन वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। इसमें युद्ध की पूरी संभावना तो रहती है लेकिन युद्ध होता नहीं है। युद्ध का आशंका होती है, डर, तनाव, संघर्ष की स्थिति जारी रहती है, बट जो लिटरल वॉर होता है वो नहीं होता है। विश्व में शीत युद्ध दो स्थितियों में हुआ है। विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के बीच में था। ठीक है, और उनके कटु संबंधों के इतिहास, जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 के बीच में इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर चढ़ा था। ठीक है, और उस समय विश्व दो गुटों में बंट गया था। यह दोनों के मध्य विचारात्मक और राजनीतिक दोनों ही संघर्ष थे। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या थे और कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शुरुआत हो गई थी। और इसकी जो शीत युद्ध का कारण क्या था, देखिए अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को महाशक्ति बनने की होड़ थी और इस होड़ में दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले किया और शीत युद्ध का ये कारण बना। परमाणु बम से जो विध्वंस की होने की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस में बात नहीं थी और दोनों जो महाशक्तियां थीं वह परमाणु हथियारों से संपन्न थी। उनके पास इतनी क्षमता थी कि वो परमाणु हथियार
कि वह एक दूसरे को तो क्षति पहुंचाती है और इसके साथ साथ पूरे विश्व में इससे संकट उत्पन्न होने की स्थिति थी। इसके इसीलिए एक दूसरे के उकसावे के बावजूद ये राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए ये कोल्ड वॉर की स्थिति बनी रही थी और दोनों राष्ट्रों के बीच में एक गहन प्रतिद्वंद्विता चली थी, लेकिन यह हुआ नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध किस तरीके से चीज़ें चली थी उस समय। और देखिए शीत युद्ध समाप्त क्यों हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा जो शीत युद्ध समाप्त होने का कारण था वह था क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, इसका प्रमुख कारण, ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट था वह एक घटना थी जो शीत युद्ध समाप्त होने का कारण था, लेकिन इसका जो प्रमुख कारण था वह था सोवियत संघ का विघटन। वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि अब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति कमजोर पड़ गई थी। देखिए सोवियत संघ एक बहुत बड़ा संगठन था, जब वह टूटा तब रशिया की पावर कम हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए शीत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ गया था। और हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से ये चली आ रही थी। देखिए शीत युद्ध ना एक विचारधारा की लड़ाई थी। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक विचारधाराओं की लड़ाई थी। जैसे कि इसका तात्पर्य था कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूतबूत करने का तरीका कौन सा अच्छा है। जैसे अमेरिका मानता था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह दुनिया के लिए बेहतर है, जबकि सोवियत संघ का यह मानना था कि समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में होता है कि यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप कम होता है और व्यापार अधिक होता है, जैसे निजी व्यवस्था रहती है। और समाजवाद में एक ऐसी स्थिति होती है जो रशिया में देखने को, या मतलब उस समय के यूएसएसआर में देखने को मिलती थी, वह यह थी कि उसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती थी और निजी व्यवस्था का विरोध होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के जो गुट बने थे उस समय दो तरीके के गुट बने हुए थे। एक मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए को विजय मिली और इन चार राष्ट्रों को संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्र के रूप में जाना गया। और ध्रुवीय राष्ट्र जो था उसमें जिन युद्ध राष्ट्रों को हार का सामना करना पड़ा था उन्हें हम ध्रुवीय राष्ट्र कहते हैं। ये जर्मनी, जापान और इटली थे। ठीक है, तो यह राज्य हम देखते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तो एक जो घटना का मैंने जिक्र किया था वह थी क्यूबा मिसाइल संकट। यह क्या था, क्यूबा एक देखिए बहुत छोटा सा देश है जो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। ये नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन इसका जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। उस समय जो सोवियत संघ के नेता थे उन्होंने रूस के सैनिक अड्डे के रूप में क्यूबा को बदलने का फैसला लिया और 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में बदल दिया था और इस वजह से वहाँ पर उन्होंने परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर दी थी। इन हथियारों के तैनातों से अमेरिका जो था वह नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था और इससे उसके बीच में घबराहट भी बढ़ने लगी थी। अमेरिका को इसकी खबर जो थी ना वह 3 हफ्ते बाद लगी थी और उसके बाद उस समय भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे वह ऐसा कुछ करने से हिचकिचा रहे थे कि दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे किया ताकि क्यूबा की तरफ से जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जा सके। इस समय ऐसी स्थिति बनी थी कि ऐसा लगा था कि युद्ध होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि ना इसके बाद इस संकट को हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का चरम संकट था, चरम बिंदु था। इस बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने भी थी, लेकिन उसके बाद भी हमें देखते हैं कि हमें युद्ध की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। ठीक है, 2 महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना दायरा बढ़ाने पर तुली हुई थी और पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका का और समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले सोवियत संघ का। ठीक है, और दूसरे देशों में युद्ध समाप्त होने के बाद इन देशों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने 2 गुट बांट लिए थे और विश्व भी इनके साथ 2 गुटों में बंट चुका था। और ये जो सबसे पहले था यह पूर्वी यूरोप से बंटवारा शुरू हुआ था। पूर्वी यूरोप सोवियत संघ, दूसरी दुनिया, और पश्चिमी यूरोप अमेरिका, जिसे पहली दुनिया कहते थे। पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ के साथ थे वह उसमें कौन थे, वह उस गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसमें थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया और रोमेनिया। और पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से थे, इन्होंने अधिकतर अमेरिका का पक्ष लिया था। इसमें थे ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कई प्रकार की सैन्य संधि संगठन भी किया गया था। देखिए अमेरिका ने भी अलग अलग किया था और यूएसएसआर ने भी किया था। अमेरिका ने जो पहले किया था वह नाटो थी। इन्होंने स्वयं को एक संगठन के रूप में दिया और 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई थी। इसमें उस समय 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप में से किसी भी देश पर एक हमला होता है तो संगठन के सभी देश उस पर अपना हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे।
ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था? इनका ये मानना था कि इन्होंने जो ये उद्देश्य की स्थापना की थी इसलिए की थी ताकि हम दूसरे देशों को किसी भी प्रकार के लोकतंत्र की समाप्ति ना हो सके और लोकतंत्र को बचा के रखे। इससे जुड़ी हुई हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि होती है सीटो और सेंटो। ठीक है, सीटो ये अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में गठबंधन का तरीका अपनाया था। इन्हें गठबंधन को सीटो या सेंटो कहा गया है। सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, इनकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसमें साम्यवादी की जो विस्तार विधि नीति थी उनसे दक्षिण पूर्वी एशियाओं को बचाना था। और सेंटो यानी कि केंद्रीय संधि संगठन 1955 में, इसमें सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना था और उनके साम्यवाद के प्रभाव को रोकना था। ठीक है, इसके बाद सोवियत संघ ने, जब ये स्थिति आ गई उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ ने भी, ऐसा नहीं था कि ये जो संधियां थी या जो इस तरह की चीज़ें थी वह सिर्फ यूएसए कर रहा था, वह यूएसएसआर की तरफ से भी हुए थे और उन्होंने वार्सा संधि की थी। इन्होंने सोवियत संघ की अगुवाई में एक गठबंधन का निर्माण किया गया जिसे वार्सा संधि के बारे में कहा जा सकते हैं। यह 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम था नाटो में जो शामिल लोग थे उनका यूरोप में मुकाबला करना। देखिए, नाटो अभी तक बना हुआ है और जो हम करंट में सिचुएशन देख रहे हैं ना, रशिया और यूक्रेन की, उसका सबसे बड़ा रीज़न नाटो ही है। ठीक है, नाटो की वजह से ही ये वॉर की स्थिति शुरू हुई थी। जब यूक्रेन चाह रहा था कि वो नाटो में शामिल हो जाए, तो यह एक कारणों में से आता है कि रशिया ने यूक्रेन पे क्यों हमला किया था। हम देखते हैं कि महाशक्तियों के लिए छोटे देश का क्या महत्व था। देखिए, छोटे देश का बहुत लाभ था, बहुत महत्व था। इनको महत्वपूर्ण साधन मिलते थे वहाँ से, जैसे तेल, खनिज, वहाँ के भू क्षेत्र। यहाँ की महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। इसके साथ साथ वह एक सैनिक ठिकाना भी था। यहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी भी कर सकते थे, जिसमें गठबंधन में शामिल हुई बहुत छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार भी हो सकते थे और उन्हें बहुत हेल्प भी मिलती थी। विचारधारा, देखिए, जब विचारधारा का इसमें ऑलरेडी ये एक तरीके से कोल्ड वॉर था, सामने से लड़ाई तो हो नहीं थी, तो विचारधारा फैलाई जा रही थी एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, तो गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों से पारस्परिक युद्ध जीत रही हैं। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध का जो परिणाम था उसमें सबसे बड़ा परिणाम था गुटनिरपेक्ष देशों का जन्म। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध का टल गया था, अनेक सैन्य संधियां हुई थी और दो ध्रुवीय विश्व युद्ध के बारे में हम देखते हैं कि ये चीज़ें सामने हमारे आई थी। अब आता है कि गुट निरपेक्षता क्या था। गुट निरपेक्षता का अर्थ था सभी गुटों से अपने आप को अलग करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच में एक नए आंदोलन ने जन्म लिया था, जो दो ध्रुवीयता में बट रहे देशों को अपने से अलग रखने का उद्देश्य था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था विश्व शांति। ठीक है, इस आंदोलन का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन पड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, परंतु यह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग नहीं रखते थे, अब जबकि यह इनके मामलों में सरोकार भी रखते थे। इसकी स्थापना 1956 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक में की थी। इस तरीके से हमने देखा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो ये संस्थापक और नेताओं का आप नाम अपने सामने देख सकते हैं, ये इनके प्रमुख गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुआ? अगर हम यह देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय फैसले के रूप में ये स्वतंत्र रूप से लाया गया था। इससे भारत को लाभ होना, ना किसी महाशक्ति को। ठीक है, गुट निरपेक्षता से भारत की हमेशा एक ऐसी स्थिति रही है कि अगर कोई महाशक्ति उसके खिलाफ जाएगी तो वह दूसरे की तरफ जा सकता है, और ऐसे में भारत बहुत बेफिक्र था कि उसके ऊपर ना किसी प्रकार का दबाव बन सकता है और ना वह किसी प्रकार के दबाव में आके कोई गलत कार्य करने के लिए लागू हो सकता है। हमें यह भी देखते हैं कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसकी कई बार आलोचना भी हुई है, क्योंकि उनका आलोचकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है और भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। भारत के व्यवहार में ऐसा कहा गया है कि स्थिरता नहीं है। भारत ने 1971 की युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली थी और कुछ नहीं तो कुछ लोगों ने यह भी मान लिया था कि वह सोवियत खेमे में शामिल हो गए, लेकिन जब हमने सिर्फ मदद ली थी और भारत यूएसएसआर हमारा हमेशा से
कह सकते हैं कि एक सच्चा दोस्त रहा है। और गुट निरपेक्षता जो है ना, वह ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है। पृथकवाद का अर्थ होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, ठीक है, मतलब कि बस हमें अपने आप से मतलब रखना, बाकी किसी से ना रखना। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया है लेकिन पृथकवाद की नीति को नहीं अपनाया है। भारत आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेता भी है और दूसरों की मदद करता भी है। और गुटनिरपेक्षता का जो अर्थ है वह तथास्थता को भी नहीं निभाना है। तथास्थता का क्या मतलब है? तथास्थता का मतलब है कि युद्ध में शामिल नहीं होना, लेकिन यह जरूरी है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, और देश युद्ध को सही गलत होने में पक्ष भी नहीं रखते हैं। और यह जो स्टैंड है ना, ये भारत का अभी भी बना हुआ है। ये हमने अभी भी देखा है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वॉर हुआ है तो हमें भारत का स्टैंड देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपने ये देखा कि भारत के कौन संस्थापक नेता थे, किस तरीके से था। अब हम देखते हैं कि कितने गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुए हैं अभी तक के, कितने सम्मेलन हुए थे। जो पहला सम्मेलन था वह 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। इसमें 25 देश शामिल थे और उसके बाद हम ऐसे ही लगातार सम्मेलन होते आए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प से विकसित देशों का दर्जा मिला है, अर्थात यह देश गरीब देश थे और इनकी मुख्य चुनौती अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। इसलिए अपना आर्थिक विकास जरूरी था, क्योंकि बिना विकास के किसी भी देश को सही मायने में आज़ाद नहीं कहा जा सकता है। अधिकतर वे देश थे जो उपनिवेश थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूएनओ के व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन में एक रिपोर्ट आई। इसमें यह कहा गया कि अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यह देश अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी और यह देश अपना सामान पश्चिमी देश तक बेच सकते हैं। फिर हम यह भी देखते हैं कि पश्चिमी देशों में मंगाई गई या जारी टेक्नोलॉजी की लागत यहाँ पर कम होगी और अल्प विकसित देशों की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उनकी भूमिका को बढ़ाएगी। अब हम देखते हैं कि शस्त्र नियंत्रण की कई संधियां की गई थी, जैसे कि LTBT जो संधि है वह 5 अगस्त 1963 को की गई है। इसके अलावा सॉल्ट है और 26 जून 1972 को और दोबारा 18 जून 1972 को। ऐसे कई प्रकार की संधियां हमें देखने को मिलती हैं। इसमें यह है कि जो यह कहा गया है कि ये जो 5 देश हैं जो संपूर्ण तरीके से जो परमाणु से है, सिर्फ वही जो है परमाणु से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं। बाकी किसी भी देश को परमाणु संबंधी किसी भी प्रकार के प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें थी ना, ये हमें NPT या बहुत सारी जगह पे देखने को मिलती है। इस प्रकार की संधियों से निशस्त्रीकरण करने का एक तरीके का प्रयास किया गया था, ताकि किसी भी प्रकार से जो परमाणु हथियारों की खेप ना बढ़े और देश में शांति की स्थिति बनी रहे, ठीक है। और इस स्थिति में हम ये भी देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ने को मिला है। अब आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया को कहा गया है। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों। दक्षिणी पूर्वी एशिया संगठित संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन दोनों ही कहा गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।